चलिए शुरू करते हैं। समाज विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसकी किताब है आर्थिक विकास की समझ, जिसका ये दूसरा अध्याय है और उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। अभी तक जो हमने जान लिया है उसमें आर्थिक कार्यों की क्षेत्रक ये हमने जान लिया है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों की तुलना की है। भारत में तृतीय क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के कारण जान लिए। आंकड़ों से कुछ आंकड़े हमने निकाले थे जिससे संबंधित कुछ तथ्य देखे हमने। और महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में जान लिया है। आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आज भारत में रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्रक है? पिछले भाग में हमने पढ़ा है, सोचिए। प्राथमिक क्षेत्रक, जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्रक, और उसमें भी विशेषकर कृषि, इसमें भी कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार मिला हुआ है। किस क्षेत्रक में रोजगार में सबसे अधिक वृद्धि हो रही है? अब जो वृद्धि की दर है तृतीयक, या इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्रक, इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या सेवा क्षेत्रक की सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि हो रही है? जी हाँ, नहीं, सभी में नहीं हो रही है। अलग अलग प्रकार से वृद्धि हो रही है। जो कुशल लोग हैं उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न में, अधिकांशतः सेवा क्षेत्रक में किस प्रकार के लोगों को रोजगार पाने में मुश्किल हो रही है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, अकुशल या अनियमित श्रमिकों को। इनको बहुत मुश्किल हो रही है। अगला प्रश्न है, सेवाओं को और कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है? तो चलिए इसी से संबंधित हम आगे आज देखेंगे। और आज जो बिंदु कवर करेंगे वो ये हैं, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, यानी ये सेवा के क्षेत्रक हैं। असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों की समस्याओं को देखेंगे और उनका संरक्षण कैसे होता है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक देखेंगे। तो ये इन बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं जल्दी। अब देखिए, एक क्रियाकलाप है, इनको जल्दी से देख लीजिए। एक महिला दिख रही है इसमें पहले चित्र में, कांता, और ये कांता के फ़ोटो को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कांता है किसी ऑफिस में बैठी है, ऐसे लग रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, वो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सभी सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। इस दिन सवेतन अवकाश होता है, यानी उस दिन का वेतन नहीं कटता उसका। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था कि आपको क्या किन किन कंडीशन पर नौकरी करनी होगी। तो ये कांता की कहानी है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमल, ये दूसरे चित्र में दिख रहा है। इसकी कहानी पढ़ते हैं। ये क्या है? कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है।
देखिए वो 9:30 से 5:30 और ये 7:30 से 8 यानी 12 घंटे और वो 8 घंटे। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता और यहाँ भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, चिकित्सीय सुविधाएं भी हैं, चिकित्सा भत्ते मिलते हैं। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती, जबकि उसको वीकली संडे मिलता है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है और इसको कांता को पत्र मिला है जिसमें दुकान, देखिए अब कमल के लिए क्या कंडीशन है, इसको कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है, लेकिन जबकि कांता को ऐसा नहीं कह सकता। उसकी शर्तों के अनुसार ही वो नौकरी करेगी और उसको वेतन भत्ते जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के ये रोज़गार हैं। इनको शब्दों में कैसे कहेंगे ये देखते हैं। देखिए ये है दो क्षेत्रक, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन रोजगार के लिए। संगठित क्षेत्रक क्या है? वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों से, जैसे कारखाना अधिनियम, इरेड से लिखे हुए हैं, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इन्हें संगठित क्षेत्रक कहते हैं। यानी ये जो संगठित क्षेत्रक हैं वो इन नियमों के तहत काम करेंगे, इनका पालन करेंगे, इनके पालन कराते हुए ही जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, उससे काम लेंगे और उसको सुविधाएं भी उन्हीं, उसके जो नियम हैं उनके अनुसार ही देंगे। अब देखते हैं इनके इस क्षेत्र के अंतर्गत इनके कर्मचारियों को क्या मिलता है। कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। रोजगार सुरक्षा मतलब वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी कह दे कि आप घर बैठो, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी सर्विस कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, सेवा शर्तें होती हैं। कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। जैसे हमने कांता के विषय में पढ़ा 9:30 से 5:30, इसी तरह से निश्चित समय बद्धता होती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यहाँ एक चीज़ है कि अगर वो 8 घंटे का उनका काम है, 8 घंटे से अधिक काम करते हैं तो उनको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। कर्मचारी सवेतन छुट्टी, अवकाश के समय भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। यानी इनको सवेतन छुट्टी भी मिलती है हर विभाग के अनुसार, और भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। कर्मचारी चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जहाँ पर भी काम करते हैं वो चिकित्सीय सुविधा के हकदार होते हैं और जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी है और वहाँ का सुरक्षित साफ सुथरा वातावरण है, ये जिस कार्यालय में या जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ उनका कार्यस्थल है, वहाँ पर जो नियोक्ता है, जिसके यहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, जो संगठन है, उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होती है संगठित क्षेत्रक में। अब असंगठित क्षेत्रक में क्या होता है देखते हैं। असंगठित क्षेत्रक में ये क्या है, यह क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इनके ऊपर वो कोई कानून नहीं चलता, इनके लिए कोई कानून नहीं होता, उससे निर्मित होती हैं। जैसे अभी बात की थी ना, दुकान पर रहता है वो, जो छोटी मोटी दुकानें हैं बाज़ारों में, उन पर रहने वाले लोग। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता। अगर हो, पहले तो छोटे छोटे हैं, उनके लिए वो होता नहीं है, लेकिन जो नियम हैं जैसे चाइल्ड लेबर का कानून है तो उसका कानून है, लेकिन फिर भी दुकानों में, चाय की दुकान में या किसी भी दुकान में बच्चे भी काम करते हैं, जबकि कानून के तहत, चाइल्ड लेबर कानून के तहत 14 साल से कम के बच्चे
14 साल से छोटी उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते और उनके लिए दंड का प्रावधान भी है जो काम कराएगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो ये होता कहाँ है? संगठित क्षेत्र में नहीं हो सकता, असंगठित क्षेत्र में होता है। अब इनके कर्मचारी कैसे होते हैं देखते हैं। कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित नहीं है, जब चाहे तब निकाल सकता है। वे प्राय अनियमित नहीं होते और नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। जिसको पसंद करता है, जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जो उसको खुश करके रखेगा अपने मालिक को, वो ज़्यादा दिन तक बना रहेगा, और जो अपने जितना काम बताया है उतना ही करेगा, या कभी कभी टाल मटोल भी कर देगा, या उसकी नापसंद हो गया उसको तो कभी भी निकाल सकता है। तो यहाँ सुरक्षा नहीं है, रोजगार से की सुरक्षा नहीं है। कर्मचारियों के काम के करने का समय तो निश्चित होता है, परंतु नियोक्ता उससे अधिक से अधिक काम लेने की कोशिश करता है, ये अक्सर होता है। कर्मचारियों के लिए सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों को कोई चिकित्सीय लाभ भी नहीं है। ये इनको चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए तो इनको कोई चिकित्सा कराने वाला नहीं है। ये अपना वेतन जो बचाया कुचाया है, ये जो बचत की है उसी से करेंगे। नियोक्ता के द्वारा पेयजल और सुरक्षित वातावरण, कार्य पर्यावरण, या वहाँ की जो सुरक्षित वातावरण है, स्वस्थ वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। अगर दी जाती है तो ठीक है, लेकिन कंपेल नहीं किया, वो अपनी तरफ से कोई मांग नहीं सकता इनको। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की कोई समय सीमा नहीं है। बूढ़े होने तक भी काम करते हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है मिलेगा उनको, लेकिन पेंशन का इसमें पेंशन का प्रावधान नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो अब हमने देखा कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कितना अंतर है, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो अब इनके ये जो श्रमिक हैं जिनको कोई सुविधाएं नहीं हैं, तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए? तो ये देखिए, इनके संरक्षण का प्रावधान हुए हैं। देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, तो क्या होना चाहिए इनके लिए, ये थोड़ा देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः, हम ये इस पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट में ग्रामीण देखेंगे, दूसरे वाले में शहरी वाला देखेंगे, अलग अलग तरह से देखते हैं। तो पहले ग्रामीण का देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, यानी ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन अपनी नहीं है तो वो मजदूरी करते हैं, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, या छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों या कामगारों। कामगार कौन? जैसे बुनकर हैं, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है, ऐसे लोग हैं, इनसे रचित होता है। यानी जो असंगठित क्षेत्र है जो ग्रामीण में, वो उनमें कौन कौन लोग आते हैं? तो उसमें कौन कौन आएंगे? भूमिहीन किसान, इनके पास ज़मीन है ही नहीं, या छोटे या सीमांत हैं, या बहुत कम ज़मीन है, या फसल बटाईदार हैं जो बटाई पर करते हैं केवल, या कामगार हैं, बुनकरों, लोहार या बढ़ई या सुनार जैसे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनसे ही बनता है असंगठित क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में भारत में 80% ग्रामीण परिवार, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख मतलब ऋण, लोन, भंडारण सुविधा और क्रय विक्रय के केंद्र पर्याप्त सुविधा, ये जो क्रय विक्रय के केंद्र हैं उनकी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका संरक्षण हो सकता है। जो सीमांत किसान हैं, जो 80% जनसंख्या है, उनके लिए क्या होना चाहिए? बीज की सुविधा होना चाहिए, समय से बीज हों, कृषि उपकरण हों, या उर्वरक है इसी में, साख लोन है, या भंडारण की सुविधा है, और क्रय विक्रय के केंद्र हैं। ये उनके आसपास ही होना चाहिए क्रय विक्रय के केंद्र, तो इनको ये कुछ लाभ पा सकते हैं या इनका संरक्षण हो सकता है। दूसरा, अब शहरी की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों,
उद्योग जैसे 3 तरह के हैं मुख्यतः, कुटीर, लघु और बृहत उद्योग, बड़े बड़े उद्योग। तो बड़े बड़े तो संगठित में आते हैं, और जो कुटीर हैं वो घर में काम करते हैं, वो किसी जगह अधीन नहीं रहते। लेकिन लघु उद्योग में मजदूर काम करते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिनमें श्रमिक काम करते हैं, लेकिन वो नियम कानून का पालन नहीं करते वो लोग, जो छोटे छोटे उद्योग वाले लोग, हमारे जो मालिक लोग हैं। तो इनमें और निर्माण कार्यों में, जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चाहे रोड का, सड़क का है या इमारतों का है, निर्माण का काम है, इनमें अक्सर शोषण होता है लोगों का। व्यापार और परिवहन में जो कार्यरत जो आकस्मिक श्रमिक हैं, जो टेम्परेरी वाले हैं, और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, जो ठेल लगाने वाले हैं, सिर पर बोझा ढोने वाले और कबाड़ उठाने वाले से रचित होता है शहर में। इतने मतलब ये और इससे अधिक भी हो सकते हैं। जहां आप देखें इस तरह के लोगों को थोड़ा सा आप कैटेगराइज कराएं कि ये संगठित क्षेत्र में आएंगे या नहीं आएंगे। अपने आस पड़ोस में देखें, आप गांव में रहते हैं तो गांव में देखें कि कौन से लोग संगठित में हैं और कौन से लोग असंगठित में आते हैं। शहरी क्षेत्र में भी, अगर शहरी में रहते हैं आप तो शहरी में देखें। और इन्हें जो है सरकार, अभी इनको क्या चाहिए, इन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता है। अभी सरकार ने किया है, अभी इसी साल कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद सरकार ने किया है, ये कहा है कि 10,000 तक जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। उसके लिए कोई किसी की गवाह या किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी। तो सरकार इस तरह के पहल कर रही है, इसका लाभ मिलेगा, आशा है, और इनका संरक्षण भी होगा। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की, अभी देखिए यहाँ पर ये भूमि किसानों की बात की है, लेकिन आकस्मिक जैसे मौसमी बेरोजगारी वगैरह है, उनको भी संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। बहुसंख्यक श्रमिक, अनुसूचित जाति, यहाँ थोड़ा सा कैटेगराइज किया है कि वो किस जाति, किस सामाजिक वर्ग से ये लोग आते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने वाले के अलावा सामाजिक भेदभाव, ये बड़ी समस्या है। देखिए, काम तो लेते हैं लेकिन उनसे ठीक से बोलते नहीं, उनका सम्मान नहीं करते। उनके हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए जो जिस लायक है, तो ये इसके भेदभाव के शिकार होते हैं। उनको कभी कभी तो जात सूचक शब्दों से भी पुकारा जाता है। तो इसकी संरक्षण की आवश्यकता है। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सामाजिक भी ये इनका शोषण हो रहा है। तो ये हमने देखा, जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक हैं उनका संरक्षण कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, जैसे अब ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वामित्व के आधार पर मतलब वो मालिकाना हक के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। एक तो सार्वजनिक यानी सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी सभी का, और दूसरा यानी जिसका नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में होता है। दूसरा निजी, प्राइवेट। तो देख लेते हैं अलग अलग। इस क्षेत्र में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। देखिए, सार्वजनिक जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, या सरकार उसका मालिक होती है, स्वामित्व होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब कौन कौन से उदाहरण देख लेते हैं इसमें। अस्पताल हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं। शैक्षिक संस्थाओं में सरकारी शैक्षिक संस्थाएं, ध्यान रखिए, सरकार द्वारा संचालित हैं। डाक एवं तार हैं, ये भी अभी जो कुछ प्राइवेट भी शुरू हो गए हैं, कोरियर वगैरह, ये नहीं आते हैं, वो प्राइवेट में है। और जो सरकारी डाक सेवा है, तार सेवा है, टेलीग्राम वगैरह, ये सब सरकारी में आते हैं। थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा से संबंधित, परिवहन, बैंक, रेलवे, ये डाक सेवा आ गई पहले, आदि।
तो इस तरह के विभाग हैं। कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं, जैसे ऑर्डिनेंस की है, बाल्को है, सेल है, वेल है, BHEL है, BEL है। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भी सरकारी कंपनियां हैं। रेलवे की जो कोच फैक्ट्रियां हैं, इंजन की फैक्ट्रियां हैं, ये सारी सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं। अब देखते हैं, इस क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इस क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सरकार इसके लिए, ये किसके लिए कर देती है? नागरिकों के लिए ये फैसिलिटी देती है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों एवं अन्य तरीकों से इसकी करती है। जो इस पर खर्च होता है वो टैक्स वगैरह से या दूसरे तरीक़ों से इसकी भरपाई करती है। और ये जो सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सभी नागरिकों को चाहिए होती हैं। इस तरह की सेवाएं इसके अंतर्गत अधिकांशतः आती हैं। कुछ जो सेवाएं हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे रक्षा उपकरण बनाने के लिए कुछ कंपनियां हैं जो सरकार ने लगाई हुई हैं, जो रक्षा के लिए काम करती हैं। तो इस तरह की ये कंपनियां हैं। आगे हम कुछ एक्टिविटी प्रश्न भी देंगे इससे संबंधित, आगे बात करते हैं। निजी क्षेत्रक, ये तो था सार्वजनिक यानी सरकारी, ये क्या है? सरकारी कह सकते हैं, और ये प्राइवेट। निजी क्षेत्रक, इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, ये जो कंपनी है, टिस्को है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप आजकल हम जितने भी बाज़ार में सामान आ रहा है सब प्राइवेट कंपनियों का ही आ रहा है। तो इसमें गिनती नहीं की जा सकती, हज़ारों की संख्या में आप गिन सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी कंपनियों के नाम जानते होंगे। जो रोज़ाना हम कपड़े से लेके बाथरूम में, किचन में जितने भी सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं, खाने से पीने से लेके कपड़े पहनने ओढ़ने तक, किताबें कॉपियों भी, ये बहुत सारी चीज़ें ये प्राइवेट की ही हैं। कॉपियाँ किताबें जितनी भी हैं सब प्राइवेट की कंपनियों की हैं। तो ये सब निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्रक हैं, ये सब के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र की, अब देखते हैं, इस क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये देखिए, सार्वजनिक में लाभ अर्जित करना नहीं होता, कमाना नहीं होता। और इसमें जो प्राइवेट क्षेत्रक है उसमें तो जो कंपनियां हैं उनका उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना होता है। तो ये रहे स्वामित्व के आधार पर। अब आगे देखते हैं। अब हमने आज तक सीखा है, पीछे तो सीखा ही था, आज जो हमने सीखा है देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन सीख लिया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। अब हम बात कर लेते हैं गृह कार्य की। तो देखिए, ये आपको कॉपी पे करना है, रिवीजन आपको इसी में से प्रश्न मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? रोजगार की गतिविधियों के आधार पर इसको लिखिए। संगठित, असंगठित, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इसको तुलना करनी है, कॉलम बना के टेबल बना लीजिए। प्रश्न नंबर 3, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। ये हमने इस पर चर्चा की है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए इसकी। प्रश्न नंबर 4, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर में के समर्थन में कारण भी दीजिए, यानी उदाहरण देकर इसको समझाइए कि श्रमिकों का शोषण किया जाता है। व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है 5वां, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। इसको लिखिए, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखिए बना के। प्रश्न नंबर 6, विषम की पहचान करें और बताएं क्यों है। ये जो दिए हुए हैं
चार चार आपके सामने विकल्प हैं, उसमें से आप ये देखना है कि कौन सा अलग है, और अलग है तो क्यों है ये भी लिखें। शिक्षक, डॉक्टर, कृषक, वकील। अब देखिए इसमें देखेंगे कुछ से जो क्षेत्रक जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से संबंधित हो सकती हैं। पशुपालक, खनन में काम करने वाला श्रमिक, माली, कपड़ा उद्योग का श्रमिक, बढ़ई, व्यापारी, दर्जी, टोकरी बुनकर, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, BSNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियोज़। अब देखिए ये जो कंपनियां हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी प्राइवेट है, कौन सी सार्वजनिक है और कौन सी निजी है। और डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, ये आप देखेंगे कि ये कौन से सेक्टर से, कौन सी चित्रक में ये लोग काम करते हैं, सार्वजनिक या ये किस तरह से काम करते हैं। आगे बढ़ई, ये सब इनमें से कोई एक अलग होगा, जो अलग है उसको बताइए कि कौन सा अलग है, कौन सा विषम है और वो क्यों है, उसका कारण भी देना है। तो ये रहा आज का हमारा ये लेक्चर। आज हम ये समाप्त करते हैं यहीं पर। ये चैप्टर आज हमारा समाप्त हो गया। इसमें हमने 2 भागों में कवर किया है, और अगर इससे पहले वाला नहीं आपने देखा है तो पहले वाला भी देख लीजिए। और ये कैसा लगा इसको कमेंट्स में लिखिए, कोई समझ में नहीं आती है तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। और अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो जब भी हम डालते हैं तो आपको तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले कुछ एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।